मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते मित्रों, स्काईमेट वेदर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश परावत है। अब इस वीडियो की हम शुरुआत करेंगे जो समुद्री तूफान बनने वाला है सित्रांग, उसके द्वारा यानी उसके बारे में डिस्कस करके। तो आज 20 तारीख है। लो प्रेशर एरिया बन चुका है अंडमान के सागर में और अब ये 22 तारीख की सुबह यानी कि परसों सुबह तक ये डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा और उसके बाद डीप डिप्रेशन बनता हुआ ये साइक्लोन बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर आकर के ये डीप डिप्रेशन बन सकता है यहाँ पर, और यहाँ आके यार ये साइक्लोन बन सकता है। यानी कि साइक्लोन जब बन जाएगा तब ये ऐसा लग रहा है कि इसका जो रूट है वो थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा करके नॉर्थ में शिफ्ट होगा, फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ रिकर्व हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो इसका जो रूट ये दिखाई दे रहा है कि इस तरह से जाएगा ये, यानी कि यहाँ से बिल्कुल उड़ीसा के तट के साथ साथ जाता हुआ ये हो सकता है गंगे पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश की तरफ चला जाए। अभी फिंगर क्रॉस्ड हैं, यानी कि पूरी तरह से ट्रैक निश्चित नहीं हो पाया है। ज़्यादातर चांस ये लग रहे हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ रिकर्व करेगा और 10 में से 7 जो साइक्लोन होते हैं जो बंगाल की खाड़ी में बनते हैं वो उत्तर पूर्व की तरफ मुड़ जाते हैं ज़्यादातर। और उसका भी कारण होता है कि जो रिज होती है अपर एयर जो रिज होती है काफ़ी अपर लेवल पर, उसके कारण उसके आउटर पेरिफेरी के साथ साथ ये इस तरह से यूजुअली घूमते हैं। तो लेकिन क्या होगा कि 22 तारीख से ही हमें उम्मीद है कि जो हवाएं हैं वो उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट पर तेज हो जाएंगी। हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर की हो सकती है उस समय, और समुद्र में जो लहरें हैं वो भी थोड़ी ऊंची उठेंगी। तो मछुआरों को ये सलाह है, और बाकी जो भी अंदर समुद्र के अंदर जाना चाहते हैं वो थोड़ा सा प्रिकॉशन रखें क्योंकि उस समय खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। 23 अक्टूबर होते होते ये तट के काफ़ी नज़दीक आ जाएगा और उस समय हवाओं की रफ्तार उड़ीसा के तट पर खास करके बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी। उत्तरी आंध्र प्रदेश तट और गंगे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तट पर भी जो हवाएं हैं उनकी रफ्तार तेज हो जाएगी। 50 से 60 किलोमीटर हो सकती है, और उड़ीसा के तट पर हो सकता है कि 60 से 70 किलोमीटर की रफ्तार भी देखने को मिल जाए। और 24 और 25 तारीख होते होते जो उत्तरी आंध्र प्रदेश है वहाँ पर धीरे धीरे स्थिति में सुधार होने लगेगा। लेकिन जो तटीय यानी कि कोस्टल उड़ीसा है, बांग्लादेश है और गंगे पश्चिम बंगाल है, वहाँ पर हवाओं की रफ्तार तेज होगी। बारिश भी तेज इस इलाके में हो सकती है। अभी फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा कि ये कोई डायरेक्ट लैंडफॉल करेगा उड़ीसा या आंध्र प्रदेश के ऊपर, लेकिन अभी से कहना थोड़ा मुश्किल है। अगर ये लैंडफॉल नहीं भी करता तो तट के काफ़ी पास से समानांतर होकर गुजरेगा, तो उस समय भी हवाएं तेज हो सकती हैं, बारिश तेज हो सकती है, तो नुकसान की थोड़ी बहुत आशंका है। लेकिन इसमें घबराने वाली बात नहीं है, पैनिक होने वाली बात नहीं है। ये बहुत ज़्यादा सीवियर या सुपर साइक्लोन बनने की संभावना इसकी बहुत ज़्यादा कम हमें दिखाई दे रही है। तो इसके बारे में हम अपडेट लगातार करते रहेंगे। और अब हम चलते हैं सीधा उत्तर भारत की तरफ। तो पश्चिमी विक्षोभ आज आखिरी मतलब ये दिन है आज 20 तारीख को, जो स्नोफॉल जम्मू कश्मीर से लेकर के गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों पर अच्छा स्नोफॉल दिखाई दे रहा है, और उत्तराखंड की पहाड़ियों पर भी स्नोफॉल होने की संभावना दिखाई दे रही है। निचले इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां रहेंगी और कल से धीरे धीरे मौसम इस इलाके का साफ होने लगेगा। पहले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ था, यहाँ आया, अब धीरे धीरे आगे की तरफ चला जाएगा। ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है ये भी अब हट जाएगा। एंटी साइक्लोन दिल्ली के साउथ में बना हुआ है और ये घड़ी की दिशा में हवाएं घूम रही हैं, यानी कि हवाएं सबसिडेंस है। सबसिडेंस का मतलब नीचे की तरफ आ रही हैं और यहाँ पर बादल नहीं बनेंगे, आसमान साफ रहेगा, तेज धूप रहेगी। और चिलचिलाती धूप के कारण क्या होगा, दिन में जो थोड़ी सी गर्मी का एहसास होगा और रात और सुबह के समय जो हल्का सा ठंडक का एहसास भी देखने को मिलेगा। सुबह के समय हेज रहेगी, यानी कि धुंध और कुहासा रह सकता है, और खुले इलाकों में हल्का कोहरा भी देखने को मिल सकता है। अभी तापमान बहुत ज़्यादा नहीं गिर रहे हैं, इसीलिए जो शैलो फॉग है वो बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा। ये अक्टूबर के आखिर में जाकर के इस तरह का देखने को मिल जाएगा। लेकिन अब हवाओं की रफ्तार थोड़ी सी कम होगी दिल्ली एनसीआर में, तो यहाँ पर पॉल्यूशन बढ़ जाएगा। अभी पुअर कैटेगरी में है, धीरे धीरे वेरी पुअर कैटेगरी में ये पॉल्यूशन आ सकता है अगले 2-3 दिनों के दौरान। अब पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के साथ साथ राजस्थान के ज़्यादातर इलाके शुष्क रहेंगे, किसी भी तरह की वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। गुजरात बहुत दिनों से गर्मी देख रहा है, यानी कि गर्म मौसम हो गया है यहाँ पर, और कई इलाकों में 37-38 डिग्री तक तापमान जा रहे हैं, और इसी तरह का तापमान अभी अगले 8-10 दिन तक देखने को मिलेगा। यहाँ पर किसी भी तरह की राहत नहीं रहेगी। सुबह और शाम अभी भी यहाँ पर हल्की सी ठंडक बनी होगी। और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाके ग्वालियर से लेकर के
यानी कि खांडवा, खरगोन, बैतूल, होशंगाबाद से लेकर के मांडला, इधर सिद्धि, सतना, सिंगरौली, और इधर टीकमगढ़, उधर गुना, शाजापुर, नीमच, उज्जैन, रतलाम, ये सारे इलाके पूरी तरह शुष्क रहेंगे और गर्म रहेंगे। और उसी तरह कोटा, बूंदी, वारन, भीलवाड़ा, झालावाड़, इधर जैसलमेर, बाड़मेर, पलौदी, पाली और श्रीगंगानगर, चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, ये सारे इलाके भी गर्म और शुष्क रहेंगे। पूरा उत्तर प्रदेश भी अभी शुष्क रहेगा, गर्म रहेगा, यानी कि दिन थोड़ा सा गर्म रहेगा। बिहार और झारखंड में बारिश की संभावना नहीं है, यानी कि ये जो पूरा इलाका है पूरी तरह से शुष्क रहेगा। और सिक्किम और पश्चिम बंगाल में छुटपुट बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। जो असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के ज़्यादातर इलाके शुष्क रहेंगे। पूर्वी असम और पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में हल्की बारिश या एक दो मॉडरेट स्पेल दिखाई देगा, यानी कि वेदर एक्टिविटी यहीं पर ही देखने को मिलेगी। ये जो इलाका है आपका, यहाँ पर ही बारिश होगी। इस इलाके में आप देख सकते हैं कि बारिश वगैरह हो सकती है। अब बाकी इलाके लगभग साफ रहेंगे। और अब अगर बात करें हम छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की, तो उड़ीसा में जैसे मैंने बताया कि 22 तारीख से हल्की फुल्की बारिश शुरू होगी। 23, 24 और 25 तारीख को बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाएंगी। और ये जो बारिश की गतिविधियाँ होंगी वो पारादीप से लेकर के भुवनेश्वर, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, पुरी, गजपति, गंजम, ये सारे इलाके, किशनगढ़ और उसके आसपास के इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। और गंगे पश्चिम बंगाल में पुरुलिया, बांकुरा, शांति निकेतन, हुगली, हावड़ा, 24 परगना, ये सारे इलाके जो है अच्छी बारिश देखेंगे। और ये जो बारिश की गतिविधियाँ होंगी 24-25 को ज़्यादा होंगी, यानी कि दीपावली के समय ये इलाके काफ़ी ज़्यादा ख़राब वेदर देखेंगे। और उसी तरह से जो ये बांग्लादेश के जो इलाके हैं, ये इस इलाकों में भी बारिश की गतिविधियाँ 24-25 तारीख को अच्छी हो सकती हैं। हवाओं की रफ्तार 22 तारीख से बढ़ना शुरू हो जाएगी उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा पर। 23 तारीख को जो उड़ीसा और गंगे पश्चिम बंगाल के जो इलाके हैं, इस इलाके में हवा तेज हो जाएगी और समुद्र में लहरें भी ऊंची उठने लग जाएंगी। 25 तारीख होते होते आंध्र प्रदेश और दक्षिणी उड़ीसा काफ़ी हद तक साफ हो जाएगा। यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी। लेकिन गंगे पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और उत्तर तटीय उड़ीसा में 24-25 तारीख को बारिश की गतिविधियाँ जारी रह सकती हैं। तो ये सारा इस तरह का इस जगह का अपडेट हुआ। अब अगर महाराष्ट्र की बात करें, तो अब महाराष्ट्र में कल से हमें उम्मीद है कि जो वेदर एक्टिविटी है ज़्यादातर इलाकों में समाप्त हो जाएगी। तेलंगाना में भी बारिश की गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी, केवल दक्षिणी तेलंगाना में छुटपुट बारिश रहेगी। और ये सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गोवा और परवरी, उस्मानाबाद, इसी इलाके में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ दिखाई देंगी। बाकी इलाके शुष्क हो जाएंगे। अब मानसून हम कह सकते हैं कि पूरे महाराष्ट्र से यानी मुंबई वगैरह सब जगह से हट जाएगा। और अब जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वे केवल दक्षिण भारत में, यानी कि जो आंतरिक जो कर्नाटका है, उत्तरी आंतरिक जो कर्नाटका है, वहाँ पर भी 24 घंटे बाद बारिश कम हो जाएगी। और दक्षिणी जो कर्नाटका है, जैसे कि बेंगलुरु, चामराजनगर, तुमकुर और उसके आसपास के इलाके, यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। कोस्टल एरियाज में भी बेलगावी से नीचे के जो इलाके हैं, होनावर, कारावार वगैरह, इन इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है। और जो केरल में भारी बारिश हो रही थी वो भी अब रुक जाएगी, हल्की फुल्की बारिश देखने को मिलेगी। तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों में नीलगिरी हिल्स, कोयम्बटूर, मदुरई वगैरह में लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। और उसी तरह लक्षद्वीप में बारिश की गतिविधियां अभी भी थोड़ी ज़्यादा रह सकती हैं। अंडमान और निकोबार द्वीपों में एक बार फिर भारी बारिश की संभावना है, क्योंकि लो प्रेशर यहाँ बना हुआ है। 2 दिनों के बाद यहाँ बारिश की गतिविधियां लगभग समाप्त हो जाएंगी, बहुत हल्की बारिश रहेगी। तो जो बारिश है अब कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो इन्हीं इलाकों में देखने को मिल सकती है, यानी कि गोवा के थोड़ा ऊपर से लेकर के अगर लाइन बनाएं तो ये जो इलाके हैं यहाँ पर अब बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो पूरा इलाका है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इलाका, ये पूरी तरह एक तरह से शुष्क रहेगा। तो बारिश की गतिविधियाँ इसी इलाके में रहेंगी। अगर साइक्लोन सितरांग बनता है और किस रूप में, किस तरह से चलता है, किस जगह लैंडफॉल करेगा, क्या इंटेंसिटी रहेगी, किन किन इलाकों को इम्पैक्ट करेगा, इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो और उसके अगले वीडियो में लगातार जानकारी देता रहूँगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।